स्टोरेज ऑब्जेक्टिव्स। इस लेसन को करने के बाद आप जान सकेंगे कंप्यूटर स्टोरेज से क्या मुराद है, स्टोरेज की टाइप्स कौन सी हैं और आम इस्तेमाल होने वाली स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी हैं। जैसा कि आप जान चुके हैं कि कंप्यूटर को कुछ इन्फॉर्मेशन इनपुट की जाती है, फिर उस पर कुछ काम या प्रोसेस किया जाता है और फिर आउटपुट ली जाती है। इन कामों के अलावा कंप्यूटर हमें इनपुट की गई या प्रोसेस की गई इन्फॉर्मेशन को महफूज करने की सहूलत भी मुहैया करता है। कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन को महफूज करने के अमल को स्टोरेज कहते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि मुख्तलिफ जगहों पर पड़ी हुई मालूमात आप अपने कंप्यूटर में महफूज कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले कंप्यूटर बेसिक्स के सेक्शन में बताया था कि दुनिया की मुख्तलिफ लाइब्रेरीज में पड़ी हुई इंफॉर्मेशन हम एक कंप्यूटर में मुंतकिल कर सकते हैं और बवक्त ज़रूरत उसको अपने कंप्यूटर ही से दोबारा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हम कंप्यूटर की मदद से बहुत से दूसरे काम आसानी से कर सकते हैं, मसलन लेटर लिखना, कैलकुलेशंस करना, मुख्तलिफ किस्म के ग्राफ्स वगैरह बनाना। कंप्यूटर में हम ये काम स्टोरेज डिवाइसेस की मदद से न सिर्फ महफूज कर सकते हैं बल्कि इसको दोबारा इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इसमें रद्दोबदल भी कर सकते हैं। जिस तरह हम कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को इनपुट करने के लिए इनपुट डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह हमें इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइसेस की जरूरत होती है। स्टोरेज डिवाइसेस से मुराद वो डिवाइसेस हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस की दो बुनियादी अक़साम हैं, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस को कहते हैं जो कंप्यूटर के अंदर एक मखसूस हिस्से पर लगी होती हैं, जिसे मदरबोर्ड कहते हैं। इन डिवाइसेस को कंप्यूटर की मेमोरी भी कहा जाता है। ये इसी तरह है जैसे इंसान के जहन में महफूज होने वाले रोजमर्रा हालात व वाक़यात को इंसान की याददाश्त या मेमोरी कहा जाता है। रोम रोम से मुराद है रीड ओनली मेमोरी, यानी ऐसी मेमोरी जिसमें से हम स्टोर की हुई इंफॉर्मेशन सिर्फ पढ़ सकते हैं। रोम में पहले से मौजूद इंफॉर्मेशन को न ही तब्दील किया जा सकता है और न ही उसकी जगह हम कोई नई इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह अगर किसी पत्थर पर कुछ लिखा जाए तो उसे मिटाया नहीं जा सकता। रोम में स्टोर की जाने वाली इंफॉर्मेशन हमेशा इसमें स्टोर्ड रहती है और कंप्यूटर को बंद करने से भी खत्म नहीं होती है। इस वजह से इसको परमानेंट मेमोरी का नाम भी दिया जाता है। इस मेमोरी में कंप्यूटर के स्टार्ट होने के मुतालिक ज़रूरी इंफॉर्मेशन पड़ी होती है जो मैन्युफैक्चरिंग के वक्त इसमें डाली जाती है। अगर रोम ना हो तो कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो सकता। रैम। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस की दूसरी किस्म रैम है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। आइए आपको समंदर की सैर करवाएं। ये देखें, हम समंदर के किनारे रेत पर लफ्ज रेनबो लिख रहे हैं। अरे ये क्या हुआ? पानी की एक लहर ने हमारा लिखा हुआ लफ्ज मिटा दिया। इस तरह हमने देखा कि रेत पर लिखा हुआ हर लफ्ज टेम्परेरी होता है और उसे मिटाया जा सकता है और उसकी जगह कोई दूसरा लफ्ज भी लिखा जा सकता है। इसी तरह कंप्यूटर में भी टेम्पररी स्टोरेज या मेमोरी होती है, जिसे रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। यहाँ वो इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है जो कंप्यूटर करंटली प्रोसेस कर रहा होता है, यानी जिस इंफॉर्मेशन पर उस वक्त काम हो रहा हो। अगर आपका कंप्यूटर किसी वजह से बंद हो जाए तो रैम में पड़ी हुई इंफॉर्मेशन बिल्कुल उसी तरह गायब हो जाती है, जिस तरह रेत पर लिखा हुआ लफ्ज लहरों के आने से मिट जाता है। इसीलिए रैम को वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। जब भी आप कंप्यूटर में कोई काम करते हैं, चाहे वो इनपुट, आउटपुट या प्रोसेसिंग हो, तो वो सबसे पहले इसी मेमोरी में स्टोर होती है। रैम में आप न सिर्फ स्टोर की हुई इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं बल्कि इसमें नई इंफॉर्मेशन को स्टोर भी कर सकते हैं और पहले से मौजूद इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई या डिलीट भी कर सकते हैं। आगे चलने से पहले थोड़ी सी बात करते हैं मेमोरी के साइज पे।
یعنی میموری یا اسٹوریج کو کس طرح ماپتے ہیں. جس طرح ہر چیز کو ماپنے کے لیے ایک یونٹ ہوتا ہے، مثلاً آپ دودھ لیتے ہیں تو لیٹر میں ماپتے ہیں، پھل خریدتے ہیں تو کلو کے حساب سے، اور پینسل خریدتے ہیں تو درجن کے حساب سے وغیرہ. اسی طرح کمپیوٹر میں کوئی ٹیکسٹ کو سٹور کرنے کے لیے ہم جو یونٹ استعمال کرتے ہیں وہ بائٹ ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک بائٹ کیا ہے. مثلا اگر آپ لکھتے ہیں پاکستان تو آپ اس ایک ورڈ میں 8 حروف یعنی کیریکٹر لکھ رہے ہیں. ہر کیریکٹر کو سٹور کرنے کے لیے جتنی جگہ درکار ہے اسے ہم ایک بائٹ کہتے ہیں. تو یوں سمجھیں کہ جتنی بائٹس ہیں اتنے کیریکٹر آپ سٹور کر سکتے ہیں. بائٹ ایک چھوٹا یونٹ ہے، جیسے گرام. 1000 گرام مل کر 1 کلو گرام بناتے ہیں. اسی طرح تقریباً 1000 بائٹس مل کر 1 کلو بائٹ بناتی ہیں، جسے ہم 1 کلو بائٹ لکھتے ہیں. اسی طرح 1000 کلو بائٹس مل کر 1 میگا بائٹ ہوتا ہے اور 1000 میگا بائٹس مل کر 1 گیگا بائٹ بناتی ہے. آج کل مارکیٹ میں 4 جی بی اور 8 جی بی کی ریم آسانی سے دستیاب ہے. سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز. پرائمری اسٹوریج ڈیوائسز کی طرح سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز بھی ڈیٹا اور انفارمیشن سٹور کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ پرائمری اسٹوریج ڈیوائسز کے ہوتے ہوئے کمپیوٹر میں سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز کی کیا ضرورت ہے. آپ جانتے ہیں کہ پرائمری اسٹوریج ڈیوائسز میں ریم کے اندر انفارمیشن صرف عارضی طور پر محفوظ ہوتی ہے اور کمپیوٹر کی پاور آف ہونے پر اس میں سٹور کی ہوئی انفارمیشن ضائع ہو جاتی ہے. اسی طرح روم کے اندر اگر ہم چاہیں بھی تو انفارمیشن سٹور کر ہی نہیں سکتے. اس لیے ہمیں ایسے اسٹوریج ڈیوائس کی ضرورت ہے جہاں ہم خود انفارمیشن کو اس طرح سٹور کر سکیں کہ کمپیوٹر کے بند ہونے کے باوجود انفارمیشن محفوظ رہے. اس طرح سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز کو متعارف کرانے کی ضرورت سامنے آئی. یہ وہ اسٹوریج ایریا ہے جس میں پرائمری اسٹوریج کے مقابلے میں زیادہ ڈیٹا سٹور کیا جا سکتا ہے. اگر کمپیوٹر کی پاور آف بھی ہو جائے تب بھی ان سٹوریج ڈیوائسز میں ہماری انفارمیشن محفوظ رہتی ہے. اسی لیے یہ نان وولٹائل سٹوریج ڈیوائسز بھی کہلاتی ہیں. اس وقت آپ اسکرین پر مختلف قسم کی سیکنڈری سٹوریج ڈیوائسز دیکھ رہے ہیں. ہم ان سب کو تفصیل سے دیکھیں گے. میگنیٹک ڈسک. سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز میں مختلف ٹائپس کے ڈیوائسز شامل ہیں، جن میں سے پہلی ٹائپ میگنیٹک ڈسکس ہیں. ہارڈ ڈسکس میگنیٹک ڈسکس کے زمرے میں آتی ہیں. ہارڈ ڈسک. اسے ہارڈ ڈسک اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک ہارڈ مٹیریل کی ڈسک ہوتی ہے. ہارڈ ڈسک ایک کیسنگ میں سیلڈ ہوتی ہے. عام طور پر ایک کیسنگ کے اندر ایک سے زیادہ ہارڈ ڈسکس اکٹھی کی جاتی ہیں تاکہ زیادہ انفارمیشن یا ڈیٹا سٹور کیا جا سکے. اس میں بھی ڈیٹا سرکولر ٹریکس کی فارم میں سٹور ہوتا ہے، جیسا کہ عام میوزک ریکارڈز میں کیا جاتا ہے. ان کی سٹوریج کیپیسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی اس میں ہم بہت زیادہ ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں. آج کل کئی ہزار جی بی تک کی ہارڈ ڈسک مارکیٹ میں آسانی سے دستیاب ہے. یعنی ہم ہارڈ ڈسک کے ذریعے کمپیوٹر میں بہت سا ڈیٹا جس میں ٹیکسٹ، امیجز، آڈیو اور ویڈیو وغیرہ شامل ہیں آسانی سے سٹور کر سکتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں فلیش ڈرائیو میں ہم ڈیٹا آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں. یہ سہولت ہارڈ ڈسک میں اتنی آسانی سے مہیا نہیں ہے. تاہم ایک فلیش ڈرائیو ہارڈ ڈسک کی نسبت زیادہ پائیدار نہیں، کیونکہ وہ مختلف اوقات میں مختلف کمپیوٹرز پر استعمال ہو رہی ہوتی ہے، جبکہ ہارڈ ڈسک زیادہ تر ایک ہی کمپیوٹر میں لگی رہتی ہے. ہارڈ ڈسک بھی میگنیٹک ڈسکس ہیں، اس لیے اگر ان کے پاس کوئی اسٹرانگ میگنیٹ لے جائیں گے تو ڈیٹا یا آپ کی سٹور کی ہوئی انفارمیشن خراب یا ضائع ہو جائے گی. اسی طرح ہارڈ ڈسک کو بہت زیادہ درجہ حرارت اور آگ سے دور رکھیں. آپٹیکل ڈسک. سیکنڈری سٹوریج ڈیوائسز کی ایک اور اہم ٹائپ آپٹیکل ڈسکس کہلاتی ہیں. اسے آپٹیکل ڈسک اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اوپر ڈیٹا لکھنے کے لیے لیزر کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کا ڈائیا میٹر 4.75 ہوتا ہے اور اس کی موٹائی 1 انچ کے 20ویں حصے سے بھی کم ہوتی ہے. آپٹیکل ڈسک بھی فلیش ڈسک کی طرح آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائی جا سکتی ہے.
ऑप्टिकल डिस्क की आम इस्तेमाल होने वाली टाइप्स में सीडी रोम, राइट वंस, रीड मैनी डिस्क्स, रीराइटेबल सीडीज और डीवीडीज शामिल हैं। सीडी रोम। आइए इसकी पहली टाइप यानी सीडी रोम के बारे में देखते हैं। सीडी से मुराद है कॉम्पैक्ट डिस्क। ये भी एक डिस्क की शक्ल होती है। इसके साथ रोम का लफ्ज इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जिस तरह प्राइमरी स्टोरेज में रोम से सिर्फ इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हैं, इसी तरह इस डिस्क से भी हम इंफॉर्मेशन सिर्फ पढ़ सकते हैं और कुछ लिख नहीं सकते। ये देखें, आपको मार्केट में जो ऑडियो और वीडियो सीडीज नजर आ रही हैं, ये सब डिस्क्स ही हैं। हो सकता है आपने इन्हीं ऑडियो वीडियो सीरीज पर कुछ म्यूजिक भी सुना हो और कुछ फिल्म्स भी देखी हों। राइट वंस रीड मैनी। ये देखिए, ये ऑप्टिकल डिस्क की एक और टाइप है जिसे वॉर्म डिस्क यानी राइट वंस रीड मैनी डिस्क कहा जाता है। ये भी कॉम्पैक्ट डिस्क ही है। ये देखने में भी बिल्कुल सीडी रोम जैसी ही लगती है। इन सीरीज पर आप इंफॉर्मेशन सिर्फ एक दफा राइट कर सकते हैं। यानी एक दफा इंफॉर्मेशन राइट करने के बाद दोबारा इस सीडी पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं लिखी जा सकती। ताहम इस सीडी पर स्टोर किया हुआ डेटा आप बार बार रीड कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक दफा डेटा या इंफॉर्मेशन राइट करने के बाद ये सीडी रोम की तरह काम करती है। इस तरह की सीडीज आप अपने जरूरी प्रोजेक्ट्स या काम को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। रीराइटेबल सीरीज। अब जो ऑप्टिकल डिस्क की टाइप आप देख रहे हैं, इसे रीराइटेबल सीरीज कहते हैं। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये वो सीडीज हैं जिन पर हार्ड डिस्क की तरह न सिर्फ डेटा राइट कर सकते हैं बल्कि इसे चेंज या रिमूव भी किया जा सकता है। यानी आप इन सीरीज पर बार बार इंफॉर्मेशन या डेटा राइट और रीड दोनों कर सकते हैं। एडवांटेजेस। आमतौर पर सीडी रोम, वॉर्म डिस्क और रीराइटेबल सीडीज पर 650 MB से लेकर 800 MB तक का डेटा स्टोर किया जा सकता है। इनकी मदद से हम ज्यादा डेटा एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। इन सीडीज को इस्तेमाल करते हुए खास ख्याल रखें कि इन पर स्क्रैचेस न पड़ें ताकि आपका डेटा जाया ना हो। रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सा ऐसा डेटा होता है जो एक सीडी पर पूरा नहीं आता, मसलन मूवीज, सॉन्ग्स वगैरह। खुशकिस्मती से हमारे पास डीवीडी मौजूद हैं। डीवीडी से मुराद डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि डीवीडीज के इजाद करने का मकसद वीडियो को स्टोर करना था। इसीलिए पहले इसको डिजिटल वीडियो डिस्क कहा जाता था। ताहम इसके बनाने वालों ने इसका नाम डिजिटल वर्सटाइल डिस्क इसलिए रख दिया क्योंकि इसमें न सिर्फ वीडियो बल्कि टेक्स्ट और ग्राफिक भी स्टोर की जा सकती हैं। ये लगती तो आम सीडीज की तरह है, मगर इनकी स्टोरेज कैपेसिटी आम सीडीज के मुकाबले में कई गुना ज्यादा होती है। डीवीडीज की दो अकसाम होती हैं। एक को डीवीडी रोम कहते हैं और दूसरे को डीवीडी रैम कहते हैं। डीवीडी रोम भी सीडी रोम की तरह काम करती है, यानी इस पर से इंफॉर्मेशन सिर्फ रीड की जा सकती है। इसे मॉडिफाई या रिमूव नहीं किया जा सकता। मसलन किसी डीवीडी रोम पर स्टोर की हुई मूवी आप देख तो सकते हैं, मगर किसी नई मूवी को इस डीवीडी में स्टोर नहीं कर सकते। डीवीडी रैम रीराइटेबल सीडीज की तरह काम करती हैं। यानी इनमें आप न सिर्फ डेटा रीड कर सकते हैं, बल्कि इसमें आप नया डेटा या इंफॉर्मेशन स्टोर भी कर सकते और पहले से मौजूद डेटा रिमूव भी कर सकते हैं। आमतौर पर एक डीवीडी पर 4.7 GB की इंफॉर्मेशन स्टोर की जा सकती है। डीवीडीज भी सीडीज की तरह आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सकती हैं। अदर डिवाइसेस। मैग्नेटिक डिस्क्स और ऑप्टिकल डिस्क्स के अलावा और भी स्टोरेज डिवाइसेस मौजूद हैं। ये एक अहम स्टोरेज डिवाइस है जिसे मैग्नेटिक टेप कहा जाता है। ये देखिए, ये एक आम ऑडियो कैसेट जैसी ही है। मैग्नेटिक टेप पर डेटा एक लाइन में इस तरह पड़ा होता है कि जो डेटा पहले स्टोर किया होता है वो पहले पढ़ा जाता है और जो डेटा बाद में स्टोर किया जाता है वो बाद में पढ़ा जाता है।
جبکہ میگنیٹک ڈسک اور آپٹیکل ڈسک میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ پہلے اسٹور کیا ہوا ڈیٹا پہلے ہی پڑھا جائے، اس کی اسٹوریج کیپیسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور اس پر آپ ڈیٹا یا انفارمیشن کی ایک کاپی بنا کر لمبے عرصے کے لیے محفوظ کر سکتے ہیں۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ ٹیپس کسی اسٹرانگ میگنیٹ سے دور رہیں تاکہ آپ کی اسٹورڈ انفارمیشن ضائع نہ ہو۔ سمری: اس لیسن میں ہم نے مختلف اسٹوریج ڈیوائسز کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔ مثلا ریم، روم، میگنیٹک ڈسک یعنی ہارڈ ڈسک، فلیش ڈسک، آپٹیکل ڈسک یعنی سی ڈیز، ڈی وی ڈیز، کچھ اور اسٹوریج ڈیوائسز وغیرہ۔ A desktop computer is made up of several basic parts, and in this video we're going to show you what these parts are and what they're used for. The computer case contains the main components of the computer. This is where the actual processing happens. Today, most cases are tower cases, which means they stand up vertically. Sometimes you may see a horizontal case, which is often called a desktop case. In order to view anything on your computer, you'll need to have a monitor. The monitor connects to the video card inside your computer to display images and text on the screen. Most monitors have LCD or LED displays, which can be made very thin so they don't use much desk space. To save even more space, you can buy an all-in-one computer which combines the monitor and the computer case into a single unit. To interact with your computer, you'll need a keyboard and mouse. Keyboards come in different shapes and sizes, for example, ergonomic and wireless keyboards. The mouse is used to control the mouse pointer on the screen. It can either be optical, which has an electrical eye on the bottom, or mechanical, which uses a rolling ball to detect movement. Some people prefer to use a trackball or touchpad instead of a mouse. These use less desk space since they don't need to move around when you're using them. So those are the basic parts of a desktop computer. As you can see, each part plays an important role, and you'll become very familiar with these parts as you gain more experience with your computer. Are you having trouble setting up your computer? Are you feeling overwhelmed? Don't worry. Take a deep breath. You already have everything you need. You just need to put it together. Today I'm going to show you step by step how to set up a desktop computer. First, you'll want to unpack everything from the box and remove any plastic covering or protective tape. Think about where you want your workspace to go and how you want the different components to be arranged. Now's the time to decide before you start plugging things in. Next, we're going to connect the monitor. If you have an all-in-one computer where everything is built in, for example an iMac, you can skip this step. Otherwise, locate your monitor cable, which should look something like this. It might be blue to make it easier to identify, or it might be a slightly different shape. It just depends. Now find the monitor port on the back of your computer case and plug the cable in. Most cables are designed to fit a certain way, so if it's not working, don't force it. Make sure you have the right one, then tighten the screws to fix it in place. When you're done, connect the other end to your monitor. Now it's time to plug in your keyboard and mouse. For your keyboard, take a look at the cable. If it has a round PS2 connector, plug it into the purple port on the back of the case. If it has a USB connector instead, you can use any of the ports you see here. The same goes for your mouse. If it has a light green PS2 connector, use the color-coded port. If it has a USB, plug it in here. You could also use the USB port on your keyboard if your keyboard has one. If you have a wireless mouse or keyboard, it's going to work a little differently. Some connect using technology that's built into your computer, others need an adapter. You may want to read the instructions that came with your wireless mouse or keyboard to find out how it works.
At this point, you should plug in your speakers or headphones if you have some you want to use. Just look for the audio port on the front or back of your computer case. Many computers have color coding here too. The green port is for speakers or headphones. The blue port is what we call the line in, which can be used with other types of devices. Some speakers, headphones, and microphones have USB connectors instead of the usual audio plug. These can be plugged into any USB port. Finally, it's time to connect the power supply cables and plug the computer in. Your computer should have come with two of these. One goes with your monitor, and the other plugs into the back of your computer case. Now plug both cables into a surge protector. If you don't have one, you can plug the cables directly into the wall. However, this is not recommended. A power surge can damage your computer if it's not plugged into a surge protector. When you're ready, plug the surge protector into a regular outlet. If yours has a power switch, you may need to turn it on. That's all there is to it. Pretty simple, huh? It sure is. Now you can take a minute to make sure you're happy with your workspace, then turn your computer on. This is a typical desktop computer. It has various buttons and ports on the front and back of the computer case. We're going to go over some of the most common ones, which you'll find on most desktop computers. Let's start with the front of the case. Most desktop computers have the power button on the front, although some all-in-one computers put it on the back behind the screen. Your computer will probably have an optical disk drive, also known as a CD-ROM or DVD-ROM drive. This has either a tray or a slot where you can insert a CD, DVD, or even a Blu-ray disc if it's a newer computer. If you have blank CDR or DVD-R discs, you can write or burn data onto them. For convenience, your computer may have audio ports and USB ports on the front. That makes it easier to plug in your phone, headphones, or USB flash drive. You can also find audio and USB ports on the back of the computer. You'll usually have several USB ports so you can plug in all of the peripherals that you need. The power socket is also found on the back, and this is where you'll connect the power cord. To connect your computer to the internet, you can use an Ethernet cable to connect your Ethernet port to your modem or router. And this port looks a lot like a telephone port, but it's a little bit wider. You'll use your computer's monitor port to connect the monitor. There are many different types of monitor ports. This computer has a VGA port, but your computer may have a different kind, such as DVI or HDMI. Expansion slots allow you to upgrade your computer by adding expansion cards. For example, you can add a graphics card to get better gaming performance. Many computers use PS2 ports to connect the mouse and keyboard. The mouse port is usually green and the keyboard port is usually purple. But if you have a USB mouse and keyboard, then you won't need to use these ports. Finally, some computers have a serial port and a parallel port for connecting to older peripherals such as printers. But today, most devices use the USB ports instead. So those are the main types of buttons and ports that you'll find on a desktop computer. Your computer may have the ports in different places, and it may even have a different type of port, but chances are most of these basic parts are there. You may already know that there are a lot of important parts inside a desktop computer, but what exactly do they do? In this video, we're going to take a look inside to show you the various components that make a computer work. Every computer has a large circuit board called a motherboard. This contains some of the most important parts of your computer, such as the CPU, also called the Central Processing Unit or processor. The CPU is sometimes called the brain of the computer because it processes information and carries out commands. Since it tends to get hot, it's covered by a piece of metal called a heat sink, which draws heat away from the processor.
The motherboard also contains your computer's RAM, or Random Access Memory. This is the short-term memory that your computer uses whenever it's performing calculations. However, you can't store your files there because the RAM is cleared when you turn off the computer. For long-term storage, your computer uses a hard drive, which keeps all of its data even when the computer is turned off. Most hard drives use a magnetic platter to store data, but many newer computers have solid-state drives, which are faster and more durable, but also more expensive. If you want to upgrade your computer, you can add expansion cards to the motherboard's expansion slots. You can add a video card to get better graphics performance, or you could add a wireless card to connect to your wireless home network. Of course, your computer's components need electricity to run. The power supply unit is designed to take the power from the wall outlet and send it to all the different components that need power. A desktop computer is a pretty complex machine, but now that you've seen what goes on inside, it should be a little less mysterious.